हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो देखिए, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? लॉज पढ़ने से पहले हमें लिमिटिंग फैक्टर जानना होगा। तो ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है, बायोलॉजी में और इकोलॉजी में हम लिमिटिंग फैक्टर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन या कोई ऐसा रिसोर्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करे, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक। लिमिटिंग फैक्टर को ही समझने के लिए, मतलब उसको एनालाइज करने के लिए ही तीन जो हमारे पास लॉज हैं वो दिए गए थे। एक तीन साइंटिस्ट ने दिए थे। पहला है लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, दूसरा है ब्लैक्समैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और तीसरा होता है शेल्फर्ट्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? देखिए, द टर्म लिमिटिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज an environmental factor or variable that has the capacity to restrict growth, abundance और distribution of a population in an ecosystem। ये सिंपल शब्दों में अगर हम लिमिटिंग फैक्टर को कहेंगे तो ये कहेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर ऐसा कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है। थोड़ा और स्पेसिफाइड वे में अगर हम कहें तो ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक। अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो यही वाली डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक। तो इसके हिसाब से क्या है, मतलब कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? ऐसा कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर जिसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो क्या कर सके, किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को क्या कर सके, वो रेस्ट्रिक्ट कर सके, उसकी ग्रोथ को, उसकी अबेंडेंस को, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है। दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन लिमिटिंग सप्लाई, और ये जो फैक्टर्स हैं क्या होती हैं? लिमिटिंग अमाउंट में मौजूद भी होती है, कम मात्रा में। दस ऑर्गेनिज्म टेंड टू कम्पीट फॉर देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। और हम जानते हैं जो रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंपटीशन होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में रिसोर्सेज को पाने के लिए। ठीक है। The principles or laws that help to analyze limiting factors in an ecosystem, और इसी लिमिटिंग फैक्टर्स को समझने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स और लॉज दिए गए हैं। ठीक है। तो जैसा ये तीनों हैं, तो इन तीनों को देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हम लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए, लिमिटिंग फैक्टर्स की अगर हम टाइप की बात करें, देखिए हमारा टॉपिक लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, इसीलिए हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक रफ व्यू देखेंगे। तो लिमिटिंग फैक्टर ना, पहले तो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है डेंसिटी डिपेंडेंट होता है, दूसरा होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट। जो डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर होता है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं? वो पॉपुलेशन की साइज पे डिपेंड करता है। ठीक। जितना डेंस कोई चीज़ रहेगी, सॉरी पॉपुलेशन रहेगी, मतलब जितना डेंस रहेगा, पॉपुलेशन साइज जितनी बड़ी रहेगी, तो उस पे जो फैक्टर्स हैं वो और इफेक्टिवली वर्क करेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जो पॉपुलेशन की साइज पे डिपेंड नहीं करता है, तो उस पे जो फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर है वो साइज देखकर नहीं काम करता है, वैसे ही होता रहेगा। जैसे एग्जांपल के समझने के लिए हम बात करें तो डेंसिटी डिपेंडेंट मतलब जो पॉपुलेशन की साइज पे डिपेंड करता है, तो उसमें हम डिजीज़ को ले सकते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। तो अगर कोई साइज, पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो वहाँ पे जो डिजीज़ है वो फैलने की क्या होगी? जो डिज़ीज़ जो फैलने की चांस है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, डेंस है, बहुत ही ज़्यादा भीड़-भाड़ है। तो वहाँ पे उतना स्पेस नहीं रहेगा, जो लोग ज़्यादा दूर नहीं जा पाएँगे, तो कैसे न कैसे इन्फेक्शन फैल ही जाएगा। ठीक है। वहीं पॉपुलेशन अगर कम रहेगी, भीड़-भाड़ कम रहेगा, तो डिस्टेंस बना के लोग रह सकते हैं, उतना नहीं फैलेगा। तो ये पॉपुलेशन डिपेंडेंट होता है। ठीक है। और अगर हम पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट वाली बात करें, अगर हम मतलब पॉपुलेशन साइज़ इंडिपेंडेंट वाली, तो उसमें क्या ले सकते हैं? कोई भी नेचुरल कैलेमिटी है, मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गया, तो वो पॉपुलेशन देख के तो डिस्ट्रॉय नहीं करती है कोई चीज़। मान लीजिए बहुत ही एक हाई मतलब आ गया, अर्थक्वेक आया, तो वो क्या करेगा? कोई पॉपुलेशन यहाँ है, यहाँ पे 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो वैसे ही ख़त्म करेगा, डिस्ट्रक्टिव जितना रहेगा। तो अगर यहाँ पे 10 लोग भी रह रहे हैं तो वो तो उतनी ही तीव्रता से है। तो क्या होता है? ये पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पॉपुलेशन साइज इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों चीज़ होती है। उसके अलावा भी क्या होता है? उसके अलावा भी दो और होते हैं, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होता है और को लिमिटिंग फैक्टर होता है। सिंगल लिमिटिंग में क्या होता है? जब केवल एक ही कोई फैक्टर होता है, वो किसी भी सिस्टम को या इकोसिस्टम को लिमिट करता है, तो हम उसे कहते हैं सिंगल लिमिटिंग। मतलब जब
कोई एक ही फैक्टर लिमिट करे, अफेक्ट करे। तो को लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि ये कोई फैक्टर है, ये क्या कर रहा है, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो फैक्टर है ये। अब इसको कोई इनडायरेक्टली क्या करे, अफेक्ट करे, इस डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली फैक्टर को कोई इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं को लिमिटिंग फैक्टर। जैसे यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ फैक्टर कॉजेस एन इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट और इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द डायरेक्ट लिमिटिंग इफेक्ट। डायरेक्ट लिमिटिंग इफेक्ट जो कर रहा है उसको, उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर दे या रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, को लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें कि हम लिमिटिंग फैक्टर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दैट कुड लिमिट साइज ऑफ ए पॉपुलेशन आर फूड, न्यूट्रिएंट, शेल्टर एंड मीट। ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, एक पॉपुलेशन की साइज को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। फूड कम रहेगा तो रिड्यूस हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स कम रहेगा तो पॉपुलेशन साइज रिड्यूस कर जाएगी, शेल्टर भी नहीं रहेगा, मीट भी नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन ही होगा और पॉपुलेशन साइज क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन की साइज को, ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द इकोसिस्टम। ये सारे रिसोर्सेज लिमिटेड नंबर में, क्योंकि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, एंड एज अ रिजल्ट दे कुड ड्राइव लिविंग थिंग्स टू कम्पीट फॉर देम। और इसीलिए क्योंकि रिसोर्सेज कम है, ये जो भी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं इनकी संख्या कम है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई में होते ही हैं, ठीक है, अभी हमने पहले ही देखा। तो क्या होता है, इनके लिए क्या होता है, कंपटीशन होता रहता है, जो भी लिविंग है ऑर्गेनिज्म है वो कम्पीट करते रहते हैं। तो ये तो हमने देख लिया लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। अब हम बात करेंगे अपनी जो भी लॉज हैं उसकी। तो प्रिंसिपल और लॉज में क्या लिखा है कि द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज डिफाइंड दो बार हो गया, एज द प्रिंसिपल वेयर बाई अ फैक्टर विच इज इन शॉर्टर सप्लाई विल लिमिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन एन ऑर्गेनिज्म और ए कम्युनिटी। तो प्रिंसिपल में हम क्या देखते हैं कि जो चीज़ सबसे कम मात्रा में है, जो सबसे शॉर्टेस्ट सप्लाई है, वही क्या करती है, लिमिट कर देती है ग्रोथ या डेवलपमेंट की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की या कम्युनिटी की। हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, हमारा जो पहला है क्या है, लिबिक लॉ ऑफ मिनिमम। तो लिबिक लॉ ऑफ मिनिमम में क्या होता है कि ये लॉ तो सबसे पहले शुरुआत मतलब ओरिजिनली दी थी कार्ल स्प्रेंगल ने, लेकिन इसको पॉपुलराइज कराया, मतलब दुनिया के सामने लाया जस्टिन वॉन लिबिक ने, इन्हीं के नाम पे ये है। तो ये लॉ जो है, लिबिक लॉ, कहता क्या है, ये कहता है कि द ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय अ लिमिटिंग फैक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी पॉपुलेशन की, जो पॉपुलेशन की हम बात करेंगे, जो ग्रोथ होती है वो लिमिटिंग फैक्टर से रेगुलेट होती है। दैट इज द स्कार्सेस्ट रिसोर्स रेदर देन बाय द टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल। जो रिसोर्स जो सबसे कम मात्रा में है, जिसकी सप्लाई सबसे कम, स्कार्सेस्ट मतलब बहुत ही कम एकदम, वही क्या करती है, रेगुलेट करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ को, रेदर देन जो कि ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ग्रोथ की बात नहीं हो पाएगी, लेकिन एक एग्जांपल से आप समझिए कि जैसे हम सब्जी बनाते हैं, खाते हैं उसमें, तो सब्जी में तो किसी भी चीज़ की सब्जी है उसकी ज़्यादा मात्रा रहेगी। हम स्पेसिफिकली बात करते हैं नमक की, ठीक है, नमक लेंगे, नमक अगर नहीं रहेगा सब्जी में तो फिर आप कुछ भी उसमें डाल दीजिए, कितना भी मात्रा में आप डाल दीजिए मसाला और कुछ सब कुछ, तो टेस्ट नहीं आएगा उसमें, ठीक है, नहीं आएगा बिल्कुल टेस्ट, बिना नमक के उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो इस सब्जी के लिए जो नमक है, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अब भी नमक की उसमें टेस्ट नहीं आ पाएगा। हो सकता है मसाले का टेस्ट आए, लेकिन ऐसे तो नहीं लगेगी ना, ठीक है। ऐसा कोई भी अगर मीठा चीज़ भी अगर लें, अगर हम उसमें जो चीज़ मीठे के लिए है चीनी वगैरह ना डालें, तो वो चीज़ वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रही है। तो लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम ने ये बताया, उनके लॉ ये कहता है कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, ऑर्गेनिज्म की, वो लिमिटिंग फैक्टर के द्वारा रेगुलेट होती है। लिमिटिंग फैक्टर मतलब कोई ऐसा चीज़ जो रिस्ट्रिक्ट करे या कम कर दे। तो होता क्या है, जो चीज़ सबसे कम मात्रा में मौजूद है, स्कार्सेस्ट रिसोर्स जो है, वही क्या करती है, रेगुलेट करती है उसकी ग्रोथ को। जबकि जो चीज़ बहुत मात्रा में मौजूद है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने वो क्रॉप को लेके एग्जांपल दिया, वो उस पे ऑब्जर्व कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि देखिए क्रॉप्स होते हैं, जो भी प्लांट है, तो कितना न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उन लोगों को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है ना। तो उसको आप कितना भी अबंडेंस में न्यूट्रिएंट्स दें, लेकिन कोई एक न्यूट्रिएंट जो उसको सबसे कम मात्रा में चाहिए, जब तक वो उसको नहीं मिलेगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। समझ रहे हैं मतलब,
आप सारे न्यूट्रिएंट्स दे दीजिए, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं कि हम आप नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर सब कुछ दे रहे हैं। मतलब नाइट्रोजन को हटा दीजिए, पोटेशियम, सल्फर जो भी चीज़ें हैं, हाइड्रोजन, उसको सब मिल रहा है, लेकिन उसको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, नाइट्रोजन उसको कम मात्रा में चाहिए, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन उसको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। उसको सबसे उसकी यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग जो चीज़ है वो नाइट्रोजन है। जैसे उसको नाइट्रोजन मिलेगा वो ग्रोथ कर जाएगा। तो लिबिंग ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें समझाया था, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था और ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये बताया था कि जो चीज़ सबसे लिमिटिंग अमाउंट में मौजूद है, लिमिटिंग फैक्टर है, वो वही क्या करती है, रेगुलेट करती है। बाकी उस फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने अबंडेंस में कोई चीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी दिस मीन्स दैट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द फैक्टर्स दैट आर स्कार्सेस्ट एंड नॉट बाय द फैक्टर्स दैट आर अबंडेंट। तो लिबिक लॉ ऑफ मिनिमम से हमें ये पता चलता है कि हम बायोलॉजी और इकोलॉजी में हम ये लेकर चलते हैं कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो जो फैक्टर्स सबसे कम मात्रा में मौजूद है उसी से रेस्ट्रिक्ट होती है, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि और जो भी चीज़ें हैं वो कितनी मात्रा में मौजूद है, ठीक है। दिस वॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रॉप ग्रोथ, और लिबिग ने अपने ये सब ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट था वो कभी वो क्रॉप ग्रोथ मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बाद अपना ये रिजल्ट दिया था। तो अकॉर्डिंगली द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अबंडेंस डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज ग्रोथ। अब क्रॉप ग्रोथ को लेकर उन्होंने बताया, तो कितनी भी मात्रा में आप सारे न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं लेकिन इंक्रीज्ड ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। कन्वर्सली द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर स्कार्स विच इन दिस केस इज द लिमिटिंग फैक्टर डिड लीड टू इंक्रीज ग्रोथ। वही जो चीज़ सबसे कम मात्रा में मौजूद थी, जब आपने उसको बढ़ा दिया या उसको दे दिया तो वो क्या हो गया, ग्रोथ देखने को मिली। This means that even if some of the nutrients in the soil are abundant, but if other nutrients are limiting or relatively fewer, then crop will not increase। तो इसका मतलब ये है कि सॉइल में तो जानते हैं न्यूट्रिएंट्स होता भी है, और एग्रीकल्चर के दौरान उनको न्यूट्रिएंट ऊपर से दिया भी जाता है। तो कोई क्रॉप अगर नहीं ग्रो कर रहा है, उसके पास सब कुछ सारे मात्रा में, अबंडेंस मात्रा में जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए उसको मौजूद है, लेकिन उसको कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है जो उसका लिमिटिंग फैक्टर है, तब तो ग्रोथ नहीं होगी। अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल टू अदर बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस, दिस इम्प्लीकेट्स ग्रोथ अकरिंग ओनली एज अ डिक्टेटेड बाय द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर। तो अगर इसी प्रिंसिपल को हम और भी बायोलॉजिकल पॉपुलेशन पे अप्लाई करें तो ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक उसका लिमिटिंग फैक्टर वहाँ पे उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा। तो ये लिबिक का क्या था, लॉ था। तो इसको हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि लिबिक ने ये कहा कि जो चीज़ सबसे कम मात्रा में मौजूद है वही रेगुलेट करती है कि ग्रोथ होगी कि नहीं, ठीक है, ये समझने के लिए सबसे सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट जो हमारा लॉ आता है वो आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा रिएक्शन हो रहा है, कोई प्रोसेस चल रही है और वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, कई सारे फैक्टर्स मिलकर उसको चला रहे हैं। तो उस प्रोसेस की, उस रिएक्शन की जो रेट है वो सबसे स्लोएस्ट वाले जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। ये उनका जो स्टेटमेंट ये था। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस जानते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? CO2 चाहिए पहली बात तो, H2O चाहिए है, ठीक है? और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए है, लाइट एनर्जी चाहिए उसको। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये तीनों चीज़ ही क्या करती हैं, लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती हैं। तीनों लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम CO2 की बात करते हैं। क्या हो क्या होता है अगर CO2 की मात्रा प्लांट को मिलनी कम हो जाए, ठीक है, किसी भी वजह से प्लांट की CO2 की मात्रा कम हो जाए, मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो स्टोमेटा बंद हो गया है तो CO2 नहीं आ पा रही है लीफ में, मतलब किसी भी वजह से CO2 की मात्रा कम मिल रही है प्लांट को, सबसे स्लो हो गई है वो, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत ही स्लो हो जाएगी और क्या हो सकती है, बंद भी हो सकती है, ठीक है। अभी हम स्लो लेकर चलें कि बहुत ही स्लो हो जाएगी CO2 की अगर मात्रा कम हो गई है तो। उसके पास H2O भरपूर मात्रा में है, सनलाइट भी उसको बढ़िया मिल रही है, तभी भी फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जो CO2 है वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे CO2 अभी लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है। ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में तीनों क्या करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। अभी हम एक एक को लेकर चल रहे हैं तो हम CO2 को लेकर भी चल रहे हैं। CO2 की मात्रा प्लांट को बहुत ही कम मिल रही है,
तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत ही कम हो गई है, जबकि ये क्या है, इसको H2O भी बढ़िया मात्रा में मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रहा है, तभी भी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसको CO2 की मात्रा नहीं मिल पा रही है, बहुत ही कम। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो CO2 से क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। सेम ऐसे ही चीज़ H2O की भी पानी की मात्रा क्या होगी। आप पानी की मात्रा अगर ड्रॉट हो गया है, सूखा पड़ गया है, कुछ भी हो गया, पानी की मात्रा प्लांट को नहीं मिल पा रही है और उसको CO2 भी भरपूर मात्रा में मिल रही है और सनलाइट भी मिल रहा है, तभी भी फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो H2O पे डिपेंड करने लगी है, उसको सब कुछ भरपूर मात्रा में मिल रहा है, लेकिन अब उसको H2O नहीं मिल पा रही है, तो ये H2O से डिपेंड है। और सेम ऐसे ही सनलाइट के साथ भी चलेगा। अगर शेड है, छांव है, या फिर किसी वजह से सनलाइट नहीं मिल रही है, लाइट उसको नहीं मिल रही है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस की रेट फिर स्लो हो जाएगी, अगर उसके पास CO2 और H2O भरपूर मात्रा में है तभी भी। तो क्या ये, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो रेट डिटरमाइन अगर हम बात कर रहे हैं, तो कोई एक चीज़, अगर हम एक चीज़ को कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं, तो हो रहा है ना, अगर हम इन दोनों की मात्रा ज़्यादा कर दें, मतलब भरपूर मात्रा में है कि CO2 भी बढ़िया है, H2O भी बढ़िया है, और मान लीजिए सनलाइट ही नहीं मिल रहा है, तो अभी फोटोसिंथेसिस की रेट कौन अफेक्ट कर रहा है, सनलाइट अफेक्ट कर रहा है। ऐसे ही अगर H2O और सनलाइट बढ़िया है तो CO2 नहीं है, तो ये हो रहा है। तो ये कहा था इन्होंने, क्या किया, ब्लैक्समैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ने, कि जब यहाँ पे दिया है कि अ प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, विल हैव अ रेट लिमिटेड बाय द पेस ऑफ द स्लोवेस्ट फैक्टर। तो उसका रेट क्या होगा, जो सबसे स्लोवेस्ट फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे सनलाइट और H2O मौजूद है, लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन कम है, नहीं मिल रही है, तो CO2 यहाँ पे कौन किस तरीके काम करेगा, लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। अच्छा, ब्लैक मैन लॉ ऑफ फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन इन्होंने दिया था 1905 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, वही चीज फोटोसिंथेसिस वाली यहाँ पे बात लिखी है। तो फोटोसिंथेसिस फॉर एग्जांपल इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसका रिएक्शन अगर हम देखें तो ये होगा, ठीक है, ये होता है 6CO2 होता है, H2O एनर्जी आती है सनलाइट से, और ये हमारा ग्लूकोज बन जाता है। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, CO2, H2O और लाइट एनर्जी, ये तीनों ही लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। इफ एनी वन ऑफ देम accessible एज अ पेस लोअर और लोअर देन यूजुअल, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्सपेक्टेड टू बिकम स्लो ऑन द पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर। तो यही बात लिखी गई है कि H2O, CO2 और सनलाइट तीनों लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं यहाँ पे। अगर किसी की भी रेट स्लो हो जा रही है, ठीक है, रेट स्लो हो जा रही है, तो क्या होगा, फिर फोटोसिंथेसिस की भी रेट स्लो हो जाएगी, क्योंकि फिर वो जो रेट है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करने लगता है। तो यहीं पे एग्जांपल के लिए CO2 वाला लिया गया है कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, स्कैर्स हो जाएगी, तो क्या होता है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी कम हो जाता है। उसके पास H2O लाइट एनर्जी अगर एम्पली मतलब भरपूर मात्रा में मौजूद है तभी भी सेम रिजल्ट भी होगा, अगर हम क्या कर दें, लाइट एनर्जी के साथ भी ऐसा कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी, यहीं पे लिखा गया है लाइट वायर में। तो ये हमारा दूसरा हो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि अगर कोई प्रोसेस मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो लिमिटिंग फैक्टर की तरह वो काम करेगा जो सबसे स्लोएस्ट रेट पे चलेगी, सबसे स्लोएस्ट पेस पे चलेगी, स्लोएस्ट पे, ठीक है। तो ये सेकंड हुआ। थर्ड हमारा क्या आता है, थर्ड आता है शेल्फोर्ड, शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो देखिए, हमने ये जो दो लॉ देखे अभी, ब्लैकमैन्स लॉ और लिबिग लॉ, तो ये दोनों हम कह सकते हैं कि मिनिमम चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, ठीक है, कि लिबिग लॉ ने क्या कहा कि मिनिमम कंसंट्रेशन जो सबसे कम मौजूद है, चीज़ मात्रा में मौजूद है, वही क्या करेगी, लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगी या रेगुलेट करेगी। ब्लैकमैन में भी एक कह सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि जब कई सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे स्लोवेस्ट पेस वाली चीज़ है वही क्या कर रही है, वो रेट डिटरमाइनिंग हो रही है। लिबिक्स ने क्या किया, लिबिक्स ने इसी बात को आगे बढ़ाया, इन्होंने कंसिडरेशन में लिया मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सक्सेस है, सक्सेस से मतलब यहाँ पे ये नहीं कि एग्जाम क्लियर करके हो गया है, पूरा उसकी लाइफ सब कुछ, उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, उसका रिप्रोडक्शन, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सक्सेस है ना, वो जिस एनवायरनमेंट पे रह रहा है उसके जो फैक्टर्स हैं, उनसे क्या होती है, वो एक सेकेंड डिपेंड करती है, ठीक है। और वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो पूरे जो उसके फैक्टर्स हैं, उसको तीन हम कह सकते हैं कि तीन हिस्सों में हम उसको बांट सकते हैं। कैसे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, एक उसका होगा ऑप्टिमल,
रीजन, ठीक है। ऑप्टिमम रीजन मतलब उसका कंफर्ट जोन होगा, ठीक है, उसका कंफर्ट जोन है वो इस रीजन में। ऑप्टिमम मतलब हम कहीं भी देखते हैं तो क्या वो हिस्सा जहाँ पे बढ़िया से काम होता है सब कुछ, ठीक। तो ऑप्टिमम रीजन होगा, वहाँ पे वो बढ़िया से काम सब करेगा। फिर एक हिस्सा होगा मिनिमम वाला होगा, थोड़ा मिनिमम वाला होगा, यहाँ पे उतने बढ़िया से काम तो नहीं होगा। जैसे हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि एक कोई चीज़ हमारी है, इस जगह पे इस टाइम पे बहुत बढ़िया से काम होगा। एक जगह है, मान लीजिए उतना बढ़िया तो नहीं होगा, बस चल जाएगा थोड़ा बहुत। और एक होगा, क्या होगा, इनटॉलरेंस होगा, भैया वहाँ पे काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिमम रीजन है जहाँ पे काम सब चल जा रहा है, ठीक है, रेड वाला ही ले रहे हैं, जहाँ पे काम जब हो रहा है तो इसको रीजन ऑफ क्या कहते हैं हम, टॉलरेंस कह सकते हैं। यहाँ पे रीजन ऑफ टॉलरेंस होता है, ये ऑप्टिमम रीजन है, यहाँ पे बढ़िया से काम चल रहा है, ठीक है। ये जो रीजन जहाँ पे उतने बढ़िया से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, तो ठीक है, ये होता है कि स्ट्रेस रीजन। और जहाँ पे काम तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा तो वो इंटॉलरेंस रीजन है। तो ये तो हमारे समझने के लिए था। इनका जो वो है ग्राफ है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है, ऐसा ही कुछ है, वो हमारे समझने के लिए था। अब इनका जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। तो ये दिया था लॉ किसने, विक्टर अर्न्स्ट शेल्फोर्ड ने दिया था 1913 में। ये कहता क्या है कि स्टेट्स दैट सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म की सक्सेस है वो क्या करती है, उस एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। एंड द ऑर्गेनिज्म वुड हैव डेफिनेट मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सक्सेस। और ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उसकी सक्सेस को अफेक्ट कर रही हैं या डिपेंड कर रही हैं, तो ये क्या हो सकती है, या तो ये मिनिमम हो सकता है, या मैक्सिमम हो सकता है, या फिर एक ऑप्टिमम रीजन भी होगा जहाँ पे बढ़िया से सारा काम होगा। दिस सिग्निफाई द लिमिट ऑफ टॉलरेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आते हैं पहले यहाँ पे, उसके बाद ये देखेंगे। अच्छा, इसको समझने से, ग्राफ समझने से पहले अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें शेरफोर्ड लॉ की, तो क्या होता है, देखिए प्लांट में ऑक्सीजन होता है, रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज भी होता है। तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन ज़रूरी है प्लांट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, ज़रूरी है, वो थोड़ा ऑक्सीजन रखेगा फिर रिलीज भी करेगा, तो ठीक है। जब बढ़िया रहता है, सब लेवल बना रहता है, बैलेंस, तो रेस्पिरेशन होती है, अच्छा रहता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है, एक फेनोमेनन होता है फोटो रेस्पिरेशन, आपने पढ़ा होगा फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जा रही है, वो मैक्सिमम हो जा रहा है, तो वो प्लांट के लिए हानिकारक हो जा रहा है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्ट प्रोसेस होती है, एनर्जी खर्च होती है उसमें, कुछ बनता भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात है कि ऑप्टिमम जब तक चल रहा है सब कुछ, तब तो ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो फोटो रेस्पिरेशन एक, क्या होता है, हार्मफुल प्रोसेस होती है, वेस्टफुल प्रोसेस होती है। तो ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनका, ये चीज़ है ग्राफ की। तो शेल्फर्ड की जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है, इसके लिए ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है बेल शेप्ड का। ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम पॉपुलेशन की सक्सेस ले सकते हैं, परफॉर्मेंस लिख सकते हैं, ग्रोथ लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ है। और यहाँ पे लिख सकते हैं ये ग्रेडियंट लिख सकते हैं। किसका ग्रेडियंट, एनवायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि इनके लॉ के हिसाब से तो यही है ना कि जो भी ऑर्गेनिज्म की सक्सेस है वो एबायोटिक फैक्टर्स जो भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उस पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट लिख सकते हैं उस फैक्टर्स की। तो क्या होता है, रट लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कहीं एनवायरमेंटल वो आइडियल कंडीशन होगा जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म है बढ़िया से काम करेगा, जो भी पॉपुलेशन है बढ़िया से काम करेगी। जो ऑप्टिमम रीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो इसका ऑप्टिमम रीजन है यहाँ पे, तो एकदम हाईएस्ट है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है या सक्सेस है, परफॉर्मेंस है, वो क्या होगी, सबसे हाईएस्ट रहती है यहाँ पे। इसको हटाते एक बार, फिर यहाँ पे आते आते मान लीजिए अगर इतना हिस्सा ले, अगर हम पूरा ऐसे ले रहे हैं, तो ये हमारी आ जाती है कि ऑप्टिमम रीजन है, ये रीजन ऑफ टॉलरेंस हम कह सकते हैं। फिर इसके पीछे थोड़ा सा जाएंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है, इधर से भी इधर से भी धीरे धीरे ये गिर रही है। लेकिन यहाँ आते आते थोड़ा सा इतना बचा है, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है ये स्ट्रेस रीजन होता है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन जो भी ग्रोथ है, परफॉर्मेंस है, वो सबसे ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे जो नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे फ्यू ऑर्गेनिज्म है जो ये स्ट्रेस रीजन है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म
सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होगा। इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो होता है इंटॉलरेंस। यहाँ पे टॉलरेट नहीं होगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसमें याद रखने वाली अगर आपको बात है तो यहाँ पे ये याद रखेंगे शेरवुड लॉ क्या कहता है, ये स्टेटमेंट है। और ये कर्व याद रखेंगे जो इनका ग्राफ है यू शेप्ड होता है, सॉरी बेल शेप्ड, बेल शेप्ड कहते हैं इसको, बेल शेप्ड होता है। और 3 रीजन्स होते हैं इसमें, ये ऑप्टिमम रीजन होता है, टॉलरेंस वाला, ये स्ट्रेस वाला और ये इनटॉलरेंस वाला, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीनों लॉ। ठीक है, टॉपिक।